दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। बिहार में चुनाव इस साल के अंत से पहले हो जाएंगे और उस चुनाव से पहले बहुत कुछ हो रहा है जिसको लेकर के तस्वीर साफ नहीं हो रही है। और ये सब कुछ जेडीयू की तरफ से ज्यादा हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार की जो परिस्थिति को लेकर के बीजेपी सबसे ज्यादा चर्चा कर रही है उनकी बीमारी की बात पर। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी जो है वो लगातार उनके बेटे पर दांव खेलने की कोशिश कर रही है। आखिरकार उनके बेटे से आरजेडी का क्या ऐसा कनेक्शन है कि वो लगातार खुद ही दबाव डाल रहे हैं कि भाई इनके बेटे आ जाए इस राजनीति में। ऐसी क्या बात है, ये कौन सा कनेक्शन है? और दूसरी तरफ बीजेपी इस बात को जरा भी तवज्जो नहीं देना चाहती है। सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि अगर निशांत कुमार आए और वो राजनीति से उन्हें अभी तक दूर रखा जा रहा है, अगर वो आए तो आखिरकार किस तरह की तस्वीर सामने निकल के आएगी और आरजेडी के साथ क्या गठबंधन होने की उम्मीद होगी उस वक्त। इसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार का भी जो गठबंधन टूटा विपक्ष के साथ, जो उन्होंने तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों को इकट्ठा किया था, फिर खुद ही सबसे पहले छिटक कर चले गए। तो ऐसी परिस्थितियों में नीतीश कुमार का यही एक परिस्थिति जो मानसिक तौर पर जिसके बारे में बार बार चर्चा की जा रही है, वही उसी चीज का फायदा उठा के बीजेपी ने ये गठबंधन किया था या कहानी कुछ और है। आइए चर्चा करते हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी के साथ और समझेंगे इस बात को। मुकेश जी, ये तमाम सवाल जो मैंने चर्चा में शुरुआत में कहे हैं ये सब उठ रहे हैं। नीतीश कुमार अगर नहीं तो सिर्फ निशांत ही क्यों? आरजेडी के लिए सुटेबल वो क्यों? दरअसल आरजेडी के लिए सूटेबल कौन है या निशांत से क्या फायदा मिलेगा या बीजेपी किसके हक में है, इसको आप थोड़ा सा अलग रखिए चर्चा को। सिंपल नीतीश कुमार पर आइए कि नीतीश कुमार क्या है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा पेंडुलम है। वो जिधर झुकते हैं वो सत्ता उधर के साथ चली जाती है, क्योंकि उसके साथ जो एक बहुत बड़ा वोट चंक है ईबीसी वगैरह का, जो गैर यादव वोट है ओबीसी में और बहुत निचले तबके का, वो नीतीश के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता रहा है। पिछले 15-20 साल में लगातार किया हुआ है उसने, और वो उनका दामन छोड़ने को तैयार नहीं। कोई भी पार्टी जैसे जो आरजेडी है, अगर उनको नीतीश गायब कर दीजिए सीन से, शतरंज की बिसात से आप नीतीश को हटा दीजिए, तो वो पेंडुलम खत्म हो जाएगा और अब मुकाबला बीजेपी वर्सेस आरजेडी का होगा। उसमें नीतीश का वोट गायब हो जाएगा, गायब ही वैनिश हो सकता है वो वोट। तो ऐसे में आरजेडी एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगी और उसको बेहद बड़ा फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में नहीं दिखती है, क्योंकि वो नीतीश के किसी उत्तराधिकारी का उदय नहीं देखना चाहती। उसने नीतीश कुमार के 4 बार के जो दगा हुई, जो छल हुआ, उसको भी माफ करके अगर 5वीं बार फिर से नीतीश कुमार का दामन थामा, तो उसका कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे हाथी पर दांव लगाना चाहती है जो जिंदा लाख का है और मरा 1.25 लाख का। और उसकी मंशा ये थी तो कि 1.25 लाख के मजे ले रही है अभी बीजेपी। हाँ, 1.25 लाख पर निगाहें हैं, लाख साथ में है। अगर नीतीश ही रहते हैं और उनके रहते सब कुछ उनके आखिरी सांस तक ये गठबंधन रहता है, तब जेडीयू का भविष्य खत्म हो जाएगा और जेडीयू का सारा वोट बीजेपी में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक अजेय पार्टी होगी बिहार में। लेकिन अगर नीतीश कुमार के बजाय नीतीश कुमार इस चुनाव में ये साबित हो जाते हैं कि वो मोहरा नहीं होंगे, तो इसका डायरेक्ट फायदा न सिर्फ आरजेडी को होगा, क्योंकि निशांत के उदय होने तक, उनके उस आइडेंटिफाई होने तक वोटरों तक वोट ट्रांसफर जेडीयू पर नहीं हो पाएगा। जेडीयू बहुत कमजोर स्थिति में होगी। उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि वो उसके सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाएगी कि ये जेडीयू तो खत्म ही नहीं हो रही है, ये तो निशांत के पीछे खड़ी हो गई है। तो उसके जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसमें निशांत बीच में आते हैं, और जेडीयू आरजेडी की जो प्लानिंग है नीतीश कुमार का, जो नीतीश कुमार को या तो वो साथ रखना चाहते हैं या सीन से गायब होने देना चाहते हैं, वो उसके हक में। लेकिन यहाँ पर ये सवाल है कि आरजेडी जो है वो निशांत के साथ में इतनी कंफर्टेबल क्यों है कि उनके लिए बैटिंग वो कर रही है? निशांत के लिए कंफर्ट कोई नहीं है। वो तो जानबूझ के उनको एक खड़ा करना है, मोहरे पर दांव लगाना है।
बोल क्या देना उनको कि ये ये लगता है कि निशांत को चेहरा बनने में वक्त लगेगा और नीतीश का जाहिर तौर लेगेसी पर वोट निशांत उतने परसेंटेज में निशांत कन्वर्ट नहीं हो पाएगा? निशांत को नीतीश बनने में कम से कम 5 साल लगेंगे। तब तक तो जेडी आरजेडी सत्ता में आ चुकी होगी। यहाँ पर एक रोल जिसको हम भूल जा रहे हैं, उन दोनों किरदार को बीच में लाइए आप। कांग्रेस उसमें एक बहुत बड़ा किरदार है और प्रशांत किशोर उसमें चौथा बड़ा किरदार है। आरजेडी ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक दांव खेला है और लगा ऐसा कि ये आरजेडी और कांग्रेस की अनबन हुई है। आपने नोट किया होगा कि कांग्रेस ने अचानक अपना प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को बनाया। राहुल गांधी के एकदम खास आदमी है और उनके बिहार अध्यक्ष का प्रभारी बनते ही वहाँ के अध्यक्ष अखिलेश नहीं रहे। वहाँ एकदम से तुरंत उन्होंने राजेश कुमार को, जो एकदम दलित चेहरा है, उनको उतारा। आरजेडी और कांग्रेस के बीच की बहुत बड़ा तालमेल है। आरजेडी ओबीसी के अलावा दलित वोट में अपनी सेंध नहीं बना पा रही थी, तो उसने कांग्रेस को ये जिम्मेदारी सौंप दी है कि वो अपने एक दलित नेता के चारों ओर दलित वोटों को एकजुट करे। ओबीसी, यादव वोट और मुस्लिम वोट आरजेडी ले और कांग्रेस उसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री भूमिका निभाए। जो वोट यादव के साथ नहीं जा पाता है, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास या दलित क्लास, वो कांग्रेस के चारों तरफ रैली हो। क्योंकि तेजस्वी को यह लगता है कि चिराग पासवान भले ही एक अच्छे दलित नेता हैं, लेकिन वो उनसे, बिहार का जो निचले तबके का दलित है, वो चिराग से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता है। राजेश कुमार से आइडेंटिफाई कर सकता है, कांग्रेस का पुराना वोट रहा है दलित, उससे हाँ, आइडेंटिफाई लेकिन कर सकता रामविलास पासवान का वो लेगेसी पूरा काडर जो है वो तो उनके साथ चल ही रहा है। चल रहा है, लेकिन उसको चुनौती देने वाला कोई नहीं था। अगर उसके बीच में कोई प्रतिद्वंदिता, प्रतिस्पर्धा आ जाए तो उसमें वो वोट का कहीं ना कहीं काउंटर हो जाएगा और ऐसे में मुस्लिम, यादव, बाकी ओबीसी, इनके वोट भारी पड़ेंगे। और ऐसे में अगर आप थोड़ा सा जेडीयू को कमजोर कर दें, नीतीश को ये कह के कि नाउ उनके दिन गए, और नीतीश के दिन गए यह कहकर आप एक सहानुभूति आप उनको ना देना चाहते हैं, बल्कि उनको करें नीतीश के दिन नहीं गए, इनके बेटे के दिन आने चाहिए। तो उससे ऐसा लगेगा कि ये ऐसा इलविल नहीं है तेजस्वी में, ये नीतीश को खत्म नहीं होने देना चाहते, ये नीतीश की पार्टी को खत्म नहीं होने देना चाहते, बल्कि ये उसको बढ़ावा देना चाहते हैं जेडीयू को। और इस तरह से एक सिंपैथी अपने साथ लेके चल रहा है तेजस्वी। इज वेरी शार्प पर्सन। एक यहाँ पर ये भी सवाल है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले इस तरह की उठापटक कितनी प्रैक्टिकल है, क्योंकि जो चीजें होती हैं एक लंबी तौर पे, क्योंकि बिहार का जो वोटर है वो अचानक होने वाले कोई बदलाव हुए भी तो उसे कितना एक्सेप्ट करेगा, क्या होगा? आपको लग रहा है कि वाकई में बिहार में ये सब कुछ अगर बदलाव हुआ भी तो इसका कोई फर्क भी पड़ेगा कि नहीं, या बीजेपी ऑलरेडी अपनी बिसात बिछा चुकी है यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अगर यही स्ट्रांग विकेट पे रहती हैं जो लोकसभा में दिखाई दी, तो एडवांटेज गठबंधन है। लेकिन अगर चेहरे पर दांव खेलने की बात आई तो उसमें बेशक तेजस्वी ज्यादा आक्रामक है और वो अपकमिंग लीडर हैं। नीतीश कुमार एक का जो ऑरा है वो एक डूबते सूरज का है, सांझ ढले सूरज का है। तो चेहरे पर की लड़ाई आरजेडी और कांग्रेस के पक्ष में जाएगी, जबकि गठबंधन की लड़ाई बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में जाएगी। किस हद तक ये किसको ज्यादा वेटेज मिलेगा, तेजस्वी जानबूझ के इसीलिए निशांत को बार बार बोलते हैं और तेजस्वी बार बार इस बात पर बोलते हैं कि परफॉर्मेंस पर बात हो, नीतीश के जो गिरते हुए स्वास्थ्य है उस पर बात हो, ये चेहरे की लड़ाई पर ज्यादा दांव खेलना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नीतीश एक तरह से देखा जाए तो इस पूरी परिस्थिति में इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे विनिंग फैक्टर का काम तो वही करने वाला है, क्योंकि इनका जो वोट बैंक था वो तो था, यहाँ का कन्वर्जन इनके पास जाएगा इस वक्त। मतलब सबसे कंफर्ट जोन में और सबसे फायदे में बीजेपी है नीतीश कुमार के साथ। बीजेपी तो है कंफर्ट जोन में, लेकिन उस एक अंदर से हाइंडसाइट में ये भी है कि महाराष्ट्र को भी तो ध्यान में रखना होगा आपको।
महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दमखम के साथ कहा था कि एकनाथ शिंदे हमारे मुख्यमंत्री होंगे, शिवसेना के थे। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए और संख्या गणित पूरा बदल गया, तब अचानक पार्टी ने कहा कि आप एकनाथ शिंदे से खुद ही कहलवाया कि ये फैसला तो बीजेपी के हक में है और मुख्यमंत्री उन्हीं का होना चाहिए। ऐसी स्थिति का अंदाजा नीतीश कुमार को नहीं होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे से कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और उत्तर भारत के मंझे हुए नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम अगले मूव को वो समझ सकते हैं। अगर ये संशय नीतीश कुमार के मन में कहीं चला गया तो वो मोल भाव 2025 में बहुत महंगा कर सकते हैं, और इस हद तक कर सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से कहें कि मुझे लिखकर ये चाहिए, वचन चाहिए, सब कुछ सभाओं में बोला जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो फिर से एक बार बीजेपी जेडीयू गठबंधन के लिए अच्छे रूप में सामने नहीं आएगा। वो एक निर्विवाद नेता तेजस्वी के साथ माहौल चला जाएगा। तो अभी के जो समीकरण है उसमें कोई चेंजेस ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब? नहीं, चेंजेस तो घूमड़ रहे हैं नीचे, और लेकिन उसका असर आ पाएगा तब तक? सवाल ये, वक्त बहुत कम है। नीतीश कुमार की चाबी इस समय अमित शाह के हाथ में है और वो उसको घुमा रहे हैं। अगर किसी भी ढंग से वो चाबी कहीं और सरक गई, नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ और आ गया, जो कि कभी भी आता रहता है, तब सब कुछ बदल सकता है। और निशांत का नाम अगर वो इतना ऊपर आने लग गया और निशांत की बराबरी और उसका कंपैरिजन तेजस्वी से होने लगा, तो मुकाबला बहुत टफ होगा। निशांत और तेजस्वी का मुकाबला, जैसे आपने कहा कि उनको वक्त लगेगा चेहरा बनने में, तो ये बहुत आगे है। शायद यही वजह है कि आरजेडी उस चेहरे पर दाव खेलने के लिए ज्यादा तैयार हो रही है, जिस पर अभी गारंटी भी नहीं है कि आगे कुछ एक मजबूत कंपटीशन भी जिसे कहते हैं ना, वो नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ अमित शाह ये जान रहे हैं कि कोशिश करते हैं कि हम अपने दुश्मन का चेहरा भी हम ही तय करें। अक्सर पॉलिटिक्स में ये तय होता है। जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राहुल के रहते मोदी की सत्ता को कोई चुनौती नहीं है। वो खुद ये तय करते रहते हैं कि हमारा दुश्मन हो वो हमारा भी तय किया हुआ हो। अक्सर हर राजनीति में ये, हर समय की राजनीति में यही होता है। जैसे कि हम लोग अक्सर बोलते हैं कि किसी भी राज्य में कि मेरा मुकाबला तो इस पार्टी से नहीं उस पार्टी से है, क्योंकि मैं ये तय करना चाहता हूँ कि मेरा दुश्मन हो और मुझसे कमजोर दुश्मन हो। तेजस्वी भी वही कर रहे हैं, बहुत ऑब्वियस सी बात है। यानी कि अमित शाह जो है वो नीतीश कुमार को एक तरह से इस वक्त एक कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें उनकी किसी भी हाल में जीत है। और वहीं उनके बेटे पर तेजस्वी और उनकी पार्टी की ये नजर है कि अगर वो उस पर बैटिंग होती है तो उसमें उनकी पूरी जीत है। बहुत दिलचस्प है ये बाप बेटे की जोड़ी के साथ में राजनीति कैसे डावाडोल हो रही है बिहार में। हालांकि बाप का पलड़ा भी काफी भारी है, बावजूद इसके कि वो कमजोर हो चुकी है, ऐसी परिस्थितियां हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुकेश जी फॉर टॉकिंग टू अस ऑन दिस। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।